गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देख रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, कि भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आई। ठीक, इन बातों को हम लोग देख रहे हैं और इसके साथ ये कंपनियां जब आई तो इनकी क्या क्या कार्य विधियां रहीं जिनसे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है। सारे बिंदुओं को हम लोग नोट करते हुए चल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने समझा था इसके पहले के क्लास में कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, ठीक है, आगमन का क्रम हम लोगों ने पहले समझ लिया था। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको यहाँ देखें तो यहाँ बच्चों देखो, मैंने यहाँ समझा रखा है पहले ही पिछले क्लास में ही। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने इसको समझा रखा है बच्चों। ठीक, तो कंपनियों के आगमन का क्रम मैंने बताया था क्या, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली। ठीक है, इसके बाद आ रहे हैं डच। इस डच को मैंने बताया था ये नीदरलैंड, नीदरलैंड या इन्हीं को हम कहते हैं हॉलैंड, इन्हीं को हम कहते हैं हॉलैंड। ठीक ना। और फिर अंग्रेज, अंग्रेज यानी ब्रिटेन, और फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड, और फिर डेनिश यानी डेनमार्क, और यहाँ सबसे अंत में कौन आ रहा है, फ्रांसीसी आ रहे हैं। ठीक ना, फ्रांसीसी। तो ये मैंने आगमन का क्रम बताया था। इस आगमन के क्रम में हम लोग पुर्तगाली का पॉइंट और डच का पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किस में, अंग्रेज में। ठीक ना, अंग्रेज बोले तो ब्रिटेन या इंग्लैंड। ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं हम हमसे एग्जामिनर इंग्लैंड वाले पॉइंट से क्या क्वेश्चन पूछता है। वहां से क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा उठते हैं। ठीक है, मेनली जो है क्वेश्चन वहीं से उठता है इस चैप्टर का। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग अंग्रेजों को क्या एग्जामिनर पूछ रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम लोग ब्रिटेन को ओपन कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बच्चों बात करें कि ब्रिटेन जो है, जैसे पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार के लिए क्या किया, भारत में आगमन किया, समुद्री मार्ग से जो है भारत की खोज किया और वास्को डी गामा आया। ये सारी बात मैंने बताया था। 90 दिन की यात्रा उसकी हुई, 90 दिन का समय लगा। ठीक है, और अब्दुल मजीद नामक, ठीक है, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से पहुंचता कहाँ है, केरल, केरल या मालाबार तट या हम कह ले, ठीक है, कालीकट। स्वागत कौन करेगा, जमुरी। ये बात हम लोग देखे थे। तो मैंने बताया था बच्चों की देखो, ये जो पुर्तगाली हैं ये जब आएंगे तो आने के इनके 100 साल बाद, ठीक ना, आने के इनके करीब करीब 100-104 साल बाद आएंगे डच। तो बहुत से बच्चों के मन में एक प्रश्न रहता है कि सर 100 साल की ये गैपिंग क्यों रही, अन्य कंपनियां क्यों नहीं आई। अगर समुद्री मार्ग से भारत की खोज हो गई थी और बार बार जो है पुर्तगाली भारत आ रहे हैं तो अन्य देश क्यों नहीं आ रहे थे। तो इसका जवाब बच्चों यहाँ पे ये है कि देखो, मैंने चर्चा किया था पोप का, ठीक ना, ये पूरी दुनिया की ईसाइयों का क्या है, पूरी दुनिया की ईसाइयों का ये है धर्मगुरु। ठीक है, और जो ये कहता था लोग उसकी बातों को मानते थे। तो मगर मैंने बताया था कि मार्टिन लूथर किंग, लियोनार्डो द विंची, ठीक है, इस टाइप के समाज सुधारकों का उदय हुआ और इन लोगों ने पोप की सत्ता पे प्रहार किया और पोप के पावर को धीरे धीरे क्या किया, कम करना शुरू किया। ठीक है, लोगों को समझाना शुरू किया कि ये पोप जो है ये फर्जी आदमी है। ठीक है, और उलूल जुलूल के रीति रिवाजों को ये बनाता है, आदेश देता है और अपने भोग विलास वाली जिंदगी ये जी रहा है। ठीक, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो, लोगों में जागरूकता आया, शिक्षा का विकास हुआ, तो लोग जागरूक हुए और पोप का पावर कम होने लगा। तो अभी ये जो टाइम चल रहा है बच्चों 1498 का, तो अभी तक पोप ये नहीं कि ये खत्म हो चुका है, अभी इसकी शक्ति बनी हुई है। पुर्तगाली जब आएंगे भारत में तो पुर्तगाली बड़े पैमाने पे ये जो पोप है इसको धन संपदा प्रदान करते हैं। तो पोप तो खुश था पुर्तगालियों से। तो पुर्तगाली जो धन दे रहे थे इनको, तो उसमें एक शर्त ये थी कि जो और लोग हैं यूरोप के, उनको भारत आने की अनुमति आप मत दीजिएगा। तो पोप ने क्या किया, अन्य यूरोपियन कंट्री को भारत आने की अनुमति नहीं दिया। ठीक ना, नहीं दिया। तो जब अनुमति नहीं देता है तो इसी वजह से 100-103 साल तक, 4 साल तक
कोई भी अन्य यूरोपीय कंपनी भारत में नहीं आ पाई। परंतु होगा क्या, होगा ये कि इनका पावर इस 100 साल में जो है बहुत खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तब क्या होगा, अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी क्या करेंगी, भारत आएंगी व्यापार के लिए। क्यों आएंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि पुर्तगाल भारत से व्यापार करके बहुत समृद्ध हो चुका था, और पुर्तगाल की समृद्धि को देख के यूरोप के अन्य देश के, ठीक है, लोगों की, वहाँ के जनता की, वहाँ के व्यापारियों की, सरकार की आंखें फट रही थी कि हमें भी ऐसे देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो पोप का पावर कम होना शुरू हुआ, तो अब ये क्या होगा, ये भी कहेंगे पोप जाए भाड़ में, ठीक है, मैं जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये भी भारत आएगी, और जो डच हैं जिनको हमने कहा हॉलैंड, नीदरलैंड, ये भी आएंगे, डेनिश और फ्रांसीसी सब आएंगे। और इन सबों में लड़ाई होगा, और इस लड़ाई में एटलीस्ट जीतेगा कौन, जीतेगा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। तो इसी वजह से हम गुलाम किसके रहें, ब्रिटेन के रहें। तो अब ब्रिटेन भारत आ रहा है, तो इस आने में, इनके आने में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो बच्चों देखो, वहां की महारानी थी ब्रिटेन की, जिनका नाम था महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, ठीक है ना, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। तो टेलर प्रथम जो है, एलिजाबेथ प्रथम जो है, ये क्या की, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। पूरा नाम अगर बोले, द मर्चेंट एडवेंचर्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, बीच में लंदन शब्द भी जोड़ दिया जाता है, बहुत कोई उसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इनको इनको महारानी कहेगी कि जाओ, ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो। तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का इनको क्या करती हैं, एक अनुमति पत्र प्रदान करती हैं, अधिकार पत्र प्रदान करती हैं, ठीक है। तो अब ये जो अधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा, कितने वर्षों के लिए किया जाएगा, 15 वर्षों के लिए, जिसको आगे चल के वहां का जो राजा रहेगा, ठीक ना, राजा, वो उसको लाइफ टाइम कर देता है, ठीक है, देखा जाएगा आगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एलिजाबेथ भेजती हैं कि जाओ, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों, या रियल नाम मर्चेंट एडवेंचर्स, जाओ तुम लोग व्यापार करो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, व्यापार के लिए भारत आना शुरू करेंगे, ठीक है, भारत आना ये क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो अब इसमें इनको अनुमति मिल गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कहाँ हुआ, ठीक है, या मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी जो है, इसका गठन कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना, यहाँ हमसे पूछा है इसका गठन, या हम कह लें इसकी स्थापना का प्लेस क्या है, स्थापना कहाँ हुई। स्थापना कहाँ हुआ है बच्चों, स्थापना हुआ है ब्रिटेन में, ठीक ना, स्थापना कहाँ हुआ है, ब्रिटेन में। मगर वहीं जब पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रथम अपना प्रथम कारखाना या फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री जो है, प्रथम कारखाना, ये भारत में कहाँ स्थापित करेगा। हमारा आंसर क्या होता है, आंसर होता है सूरत। तो क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान रखना बच्चों, इसकी स्थापना कहाँ हुई है, ब्रिटेन में, ठीक है। मगर पहली फैक्ट्री कहाँ ये खोले हैं, भारत में, सूरत नामक स्थान पे। तो इसी बात का फायदा एग्जामिनर उठाएगा, और इसके बाद से ऑप्शन में ये दे देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन निम्नलिखित में कहाँ हुआ। बच्चों के दिमाग में यही बात चलती है कि कहाँ हुआ का मतलब ये है कि पहली फैक्ट्री कहाँ खुली थी। तो एक ही ऑप्शन देगा यूरोप में कि ब्रिटेन, और 3 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 3 ऑप्शन देंगे, सूरत, मछलीपट्टनम और कोचीन। तो बच्चे सबसे पहले एलिमिनेट किसको करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे ब्रिटेन को, कि यार ये तो हटा दो, सूरत या मछलीपट्टनम जो है इसी में रिस्क लेना शुरू करेंगे, और वो हो जाएगा गलत, ठीक ना। तो स्थापना कहाँ हुआ ये पूछ रहा है, आंसर ब्रिटेन, ठीक। कितने वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया गया, 15 वर्षों का। किसने अधिकार दिया, एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने, ठीक ना। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ कब, 31 दिसंबर सन 1600 को, ठीक है, 1600। और अब क्या होगा, तो अब ये होगा
कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएगी, ठीक। और उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको लेना पड़ेगा अनुमति। किससे? भारत के राजाओं से, ठीक है। भारत के राजाओं से क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा अनुमति, ठीक है। अब भारत के राजाओं से अनुमति लेना पड़ेगा, तो भारत में राजा था कौन उस समय? मुगलों का शासन चल रहा था। मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर, ठीक ना, जहांगीर। तो अब होगा क्या? अब होगा ये बच्चों, ब्रिटेन में लिखा जाएगा एक पत्र, और जब पत्र लिखा गया, उस समय भारत का राजा कौन था, यानी बादशाह कौन था? अकबर था। अब लिखे पत्र अकबर था, परंतु जिस समय लिखा गया पत्र अकबर के नाम का, तो अंग्रेज उस समय तक भारत में आए नहीं, और इधर सन 1605 में हो जाती है किसकी मृत्यु? अकबर की। और अगला शासक कौन बन जाता है? अगला शासक बन जाता है जहांगीर, ठीक है। तो पत्र किसके नाम का लिखा गया था? अकबर के नाम का। और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उस समय मुगल बादशाह कौन बैठा हुआ था? जहांगीर बैठा। तो इसलिए अब एग्जामिनर फिर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा और बच्चों से गलती करवाएगा। क्या गलती करवाएगा? क्वेश्चन पूछेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अनुमति के लिए भारत आ रही थी, तो उस समय, उसके आने के पहले, ठीक है, भारत में किस मुगल बादशाह के नाम का, ठीक है, पत्र लिखा गया व्यापारिक अनुमति के लिए, ठीक है। तो व्यापारिक अनुमति के लिए किस राजा के नाम का पत्र लिखा गया? अकबर के नाम, ठीक है। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी, तो उस समय मुगल बादशाह कौन होगा? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। तो अब पूछेगा व्यापारिक अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया? जहांगीर ने। बात क्लियर? जहांगीर ने दिया, ठीक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है, तो ये, इसके लिए अंग्रेज भेजेंगे किसको? महारानी की भेजती किसको हैं? तो भेजती हैं कैप्टन हॉकिंस को, ठीक ना, कैप्टन हॉकिंस को। तो कैप्टन हॉकिंस जो है, एक जहाज है जिसका मैंने पहले ही चर्चा किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? हेक्टर। तो हेक्टर नामक जहाज पे बैठ के ये क्या करेगा? आएगा भारत, और पहुंचेगा कहाँ? जहांगीर के दरबार में। है तो ये अंग्रेज, है तो ये अंग्रेज। और जब बात करेगा वहाँ के बादशाह से, भारत के बादशाह से यानी जहांगीर से, तो जहांगीर को तो अंग्रेजी आया नहीं रही है, ठीक है, जहांगीर को अंग्रेजी आ नहीं रही है, ठीक। तो अब होगा क्या? उसको क्या आ रहा है? फारसी आ रहा है। तो अब कैप्टन हॉकिंस को बात करनी पड़ेगी किस भाषा में? फारसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैप्टन हॉकिंस को ही मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में क्यों भेजा गया? क्योंकि ये दुभाषिया था, ठीक ना, दुभाषिया, ठीक, दुभाषिया यानी कि क्या? ये अंग्रेजी भी जानता था और ये फारसी भी जानता था। तो होगा क्या? आके भारत में जहांगीर के दरबार में खड़े होके जहांगीर से ये बात करता है किस भाषा में? ये बात करेगा फारसी भाषा, ठीक है, फारसी भाषा। और जब फारसी भाषा में बात करेगा, तो जहांगीर जो है काफी प्रसन्न होता है इसकी बात सुन के, कि मतलब एक अंग्रेज इतना अच्छा फारसी बोल रहा है कि पूछो मत, मुस्लिम क्या इतना बढ़िया बोलेगा, जितना बढ़िया ये बोल रहा है। तो बड़ा प्रभावित हुआ, और इसको एक उपाधि दे देगा। और उपाधि क्या होगी? उपाधि होगी बच्चों इंग्लिश खान, ठीक है। तो इंग्लिश खान की दे देता है उपाधि, और प्लस जो है इसको 400 का मनसब प्रदान करता है, ठीक ना। 400 का ये क्या करता है? 400 का मनसब प्रदान करेगा और इंग्लिश खान की उपाधि देगा। प्लस क्या होगा? प्लस जो है 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी दे देता है। ध्यान रखना, ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होता था, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था। ध्यान रखना, उत्पादन जो है नहीं होता, ठीक है। तो ये इतनी बात। अब हम इतनी बातों को जरा बच्चों देखते हैं यहाँ अपने पीपीटी में।
ठीक है, यहाँ का ये पॉइंट बता दिया, ध्यान रखना है। ठीक है, रियल नाम क्या है, द मर्चेंट एडवेंचर्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ईस्ट इंडीज। ठीक, और ये प्राइवेट कंपनी थी, इसमें टोटल 125 हिस्सेदार थे। ठीक, 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। ठीक ना, सूरत पहुंचा। ठीक, अब क्या होगा, कैप्टन हॉकिंस फारसी और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह अकबर के नाम का लिखा पत्र लेकर इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का, कैप्टन हॉकिंस फारसी और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह अकबर के नाम लिखा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, ठीक है, पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। ठीक ना, आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। ठीक, तो मैंने बताया प्रसन्न होके 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि, तो यहाँ देख लो 400 का मनसब और इंग्लिश खान की, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दिया। ठीक, और ये क्या करेगा, पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगा, 1608 में सूरत में, याद रखना है ये तारीख। ठीक है, और फिर अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगा, मछलीपट्टनम, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कब स्थापित करेगा, 1611। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब इससे पॉइंट क्या है बच्चों, अब ये जो मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम ये अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत का, ये क्या होगा, दक्षिण भारत का, ठीक ना, भारत का नहीं, दक्षिण भारत का ये क्या होगा, प्रथम कारखाना होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, दक्षिण भारत का पूछा है, भारत का नहीं, भारत का पूछा है तो क्या होगा, सूरत, और दक्षिण भारत का पूछा है तो आंसर हमारा क्या है, मछलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ पे कुछ विवाद हैं, उन विवादों की जड़ में नहीं जाना चाहेंगे। वनडे एग्जामिनेशन में बच्चों एक बात क्लियर है कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ है, सूरत, ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री है मछलीपट्टनम। तो कुछ जगहों पे मछलीपट्टनम भी आंसर दिए गए प्रथम फैक्ट्री के रूप में, मगर वनडे एग्जामिनेशन में ये बहुत समस्या नहीं है, आंसर आप सूरत लगाइएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अंग्रेज भारत आ गए हैं। अब आने के बाद यहाँ देखो क्या है, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा का सुल्तान जो है उससे एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। इस फरमान के तहत 500 पैगोडा, ठीक ना, स्वर्ण सिक्का होता था, ठीक है, 500 पैगोडा स्वर्ण सिक्का होता था, ठीक है, उसी को साल भर में देना होता था। और इसके बदले क्या हुआ, गोलकुंडा में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। ठीक ना, गोलकुंडा में व्यापारिक एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब व्यापारिक एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली। अब ये ट्रेड मोनोपोली जो है, व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा गोलकुंडा में अन्य कोई भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है, इसे कहते हैं ट्रेड मोनोपोली। ठीक, 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुए और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, नामक किले की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ देखें तो देखो मैंने क्या बोला कि अंग्रेज और डच, पुर्तगाली, ठीक है, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब क्या होगा, आपस में लड़ेंगे। ठीक, तो अब देखो कैथरीन ब्रेगांजा जो है, ये कौन थी, कैथरीन ब्रेगांजा ये पुर्तगाली राजकुमारी थी और ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उन्हीं से क्या होता है, इसका विवाह होगा। तो पुर्तगाली चूंकि भारत में आया और 103-4 साल तक ये अकेले इनका वर्चस्व रहा, तो ये क्या करेंगे, बंबई का जो क्षेत्र है वो दे देते हैं दहेज में। ठीक है, किसको, किसको, जेम्स, ठीक है, ये जो जेम्स प्रथम है, ठीक ना, इन्हीं को, सॉरी चार्ल्स द्वितीय जो हैं, इन्हीं को क्या होता है, दहेज के रूप में दे दिया जाता है। अब जब दहेज के रूप में दे दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, ये चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगा, ये बंबई, ठीक ना, चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई जो है वो क्या करेगा, किराए पे दे देगा कि लो इतना हमको जो है टैक्स जो है देते रहना। ठीक है, तो 10 पाउंड, ठीक है, टैक्स रहेगा, कहेगा कि देते रहना और बंबई का आप लोग उपयोग करिए। ठीक है, तो ये इसका
यहाँ पे एक डिटेल। तो अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को क्या किया, दहेज के रूप में। ठीक है, क्लियर। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार, नाम क्या रहता है, अजी मुस्तान, अजी मुस्तान की अनुमति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये साल भर में, ठीक ना, कर अदा करेगी और उसके बदले इसको 3 जगह की जमींदारी प्राप्त हो जाएगी, सूतानती, गोविंदपुरी और कालीकाता। इन्हीं 3 जगहों को मिला के बच्चों बनेगा एक नया शहर जिसका नाम क्या होगा, कलकत्ता। नया शहर जिसका नाम होगा कलकत्ता। तो इस तरह से कलकत्ता का निर्माण कौन करेगा, तो कौन करेगा, जॉब चारनार, ठीक ना, जॉब चारनार जो है यही निर्माण करता है। ठीक। अब EIC जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसको जा रहा है एक बहुत ही भयानक फायदा हो। क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये इस फर्रुख सियर नाम का एक राजा रहेगा, मुगल बादशाह, ठीक ना, फर्रुख सियर, मुगल बादशाह फर्रुख सियर को एक बीमारी हो गई थी। ठीक है, एक बीमारी हो गई थी। कुछ जगहों कहा जाता है कि उसको एक फोड़ा हो गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की चिकित्सा व्यवस्था को जान रही थी कि यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो ये अपने साथ डॉक्टरों की टीम लेके चलते थे। ठीक है, डॉक्टरों की टीम ये क्या करते थे, लेके चलते थे। उसी डॉक्टरों की टीम में एक सर्जन था जिसका नाम था हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन। तो हैमिल्टन क्या करेगा, हैमिल्टन ये फर्रुख सियर का बीमारी ठीक कर देता है, जिससे फर्रुख सियर हो जाएगा खुश, और खुश होके ये क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में, ठीक है, 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने के बदले, ठीक है, ठीक है, सीमा शुल्क से कर देता है मुक्त। ठीक है, तो अब जो है व्यापार करो और तुमको टैक्स नहीं देना हो। और जो ये अनुमति देगा तो इसी को हम कहते हैं दस्तक। ठीक ना, अनुमति पत्र जो होता है वो दस्तक रहता है। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, दस्तक। वो दिखाने पे जो टोल टैक्स वगैरह है, सीमा शुल्क वगैरह जो है, उससे क्या है, मुक्ति मिल जाती थी और कोई कर इन लोगों को उस टाइप का नहीं देना होता। इससे अंग्रेजों को बेतहासा फायदा होगा और इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से दिक्कत आएगी आगे चल के और प्लासी की लड़ाई होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि फर्रुख सियर के फोड़े ने, ठीक है, पूरे भारतीय परिदृश्य को बदल के रख दिया। वास्तव में इसके फोड़े ने भारतीय परिदृश्य को बदल के रख दिया। ठीक है, तो अब देखो इतिहास में एक बात तो है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता, ये कोई नहीं बता सकता। समझ रहे हो ना, कि मान लो अगर फोड़ा नहीं हुआ होता तो क्या भारत भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं हुआ होता, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो भविष्य में क्या हुआ होता ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो बस ऐसे कहते हैं कि फोड़े ने इसकी क्या किया, पूरे भारतीय परिदृश्य को ही बदल के रख दिया। पूरा हमारा जो सोशल इकोनॉमिकल, ठीक है, रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे, हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है एक इतिहासकार है जिसका नाम है, ठीक है, ओर्म। ठीक ना, ओर्म जो है ये क्या करेंगे, इस दस्तक को, ठीक ना, मैग्ना कार्टा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कह के संबोधित करेंगे और या बोलेंगे कंपनी का महाअधिकार पत्र। ठीक, देखे जरा इस बात को। फर्रुख सियर, ठीक ना, कौन है ये, मुगल बादशाह है, ठीक ना, फर्रुख सियर, कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र प्रदान कर दिया, जिससे जिसे दस्तक के नाम से, दस्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इतिहासकार ओर्म ने फर्रुख सियर के दिए इस फरमान को कंपनी का क्या बोला, महाअधिकार पत्र। ठीक ना, महाधिकार पत्र या, ठीक है, मैग्ना कार्टा। बात क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। ठीक,
अब लग रहा होगा बच्चों कि सर बहुत जल्दी खत्म हो गया ब्रिटेन का पॉइंट। बच्चों जल्दी नहीं खत्म हो गया, क्योंकि इसके आगे की जो बातें हैं वो हम लोग को पूरा तो पढ़ना ही है, ब्रिटेन ही पढ़ना है। ठीक है, तो लिमिटेड बात जो यहाँ पे थी इस चैप्टर को के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने यहाँ कवर किया है। अभी आगे हम लोग फिर ब्रिटेन ही तो देखना है पूरा। ठीक है, अब हम आगे देखें फ्रांसीसी। ठीक है, तो भारत आने वाले भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, और फ्रांस में लुई 14वें का शासनकाल रहा। ठीक है, शासनकाल था। और ये जो फ्रेंच कंपनी है इसका वास्तविक नाम क्या होगा? ठीक है, तो 1664 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और वहाँ का मंत्री है कार्लबर्ट। ठीक ना, कार्लबर्ट इसी के द्वारा। और इस कंपनी की एक विशेषता क्या है? ये इसकी विशेषता के क्या हम कह लें बुराई है, ये एक क्या है? सरकारी कंपनी। ठीक ना, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन की जो कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स, वो निजी थी। ठीक, सरकारी कंपनी है ये। मंत्री ने स्थापित किया, जिसका वास्तविक नाम क्या है? कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस। ये इंद से ओरिएंटलेस। ठीक ना, इंद से ओरिएंटलेस। तो ये जो है इसका नाम है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक नाम। अब ध्यान रखना, जिन जगहों पे अंग्रेजों ने स्थापित किया था फैक्ट्री, पहली दूसरी, उन्हीं जगहों पे फ्रांसीसी भी करेंगे। तो सिंपल आंसर क्या मिल गया कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में कहाँ खोला? तो ये कहाँ खोले हैं? ये सूरत में खोले। ठीक ना, सूरत में। तो पहली फैक्ट्री सूरत में, और दूसरी कहाँ हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए, ठीक है, युद्ध को कर्नाटक युद्ध या सप्तवर्षीय, 7 साल तक चला सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या बोला था बच्चों? मैंने बोला था कि ये कंपनियां जो है आपस में लड़ेंगी। ठीक है, जिसमें अंग्रेज जो है ये विजयी रहेंगे। तो अब इस क्रम में हम देखते क्या है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई होगा। इस लड़ाई को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, कर्नाटक का युद्ध। ठीक, अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांस और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसका वास्तविक कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, जबकि तात्कालिक कारण क्या है? अंग्रेज एडमिरल बारनॉट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों पर अधिकार कर लिया। ठीक ना, अधिकार कर लिया, ये युद्ध का मेन कारण रहता है। ठीक, तो अब होगा क्या? कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जो है, फ्रांसीसी सेना सेंट थोमे के युद्ध में नवाब अनवारुद्दीन को क्या करेगी? पराजित कर देगी। ठीक है, पराजित कर देगी। ठीक, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में बड़े उत्तराधिकार की युद्ध की समाप्ति हेतु तो एक सलाह सापेल की संधि। ये बच्चों देखो, इसको आप लोग, ये ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट जोड़ना पड़ेगा मुझे, और वो आपके लिए ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसको आप देखो ऐसे समझो। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है सुनो ध्यान से। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, फ्रांस अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसका वास्तविक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, जबकि तात्कालिक कारण क्या था? एडमिरल बर्नौट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों पर अधिकार कर लेना। खत्म। ठीक, ये खत्म। ठीक, अब देखो, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उसकी समाप्ति हेतु 1784 में एक सलाह सापेल की संधि हुई। ठीक है, अब देखो कैसे बच्चों क्या चीजें तैयार करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं हम लोग कि इतना समय नहीं है कि इतना हम लोग डिटेल में चीजों को देख पाए। देखो, और डिटेल में देखना है, मगर कहाँ तक देखना है? जितना हमसे पूछा जाए। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार था, ठीक है, ये वास्तविक कारण था। तो अब उत्तराधिकार की समस्या खत्म हो गई। उत्तराधिकार की समस्या में क्या है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इसमें इंटरफेयर हो रहा है। ठीक है, इंटरफेयर कर रहा था फ्रांस भी और ब्रिटेन भी। ठीक, तो अब ये इंटरफेरेंस जो है ये खत्म होगा, और एक संधि होगी। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच।
तो सिंपल याद रख लेना है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच क्या होगा, एक संधि होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स ला सॉपेल, ठीक ना, एक्स ला सापेल की संधि, ठीक ना। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसको देख लो। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये 94 से 54 तक चलेगा, और इसमें कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर विवाद हुआ, ठीक। बस तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है इसका तात्कालिक कारण क्या है, कारण बंगाल स्थित चांद लिखा हुआ, ये चंद्रनगर है, ठीक ना। चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर था, ठीक है, अधिकार को लेकर था, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब होगा ये कि 22 जनवरी 1760 को एक लड़ाई होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें सब कुछ बच्चों भूल जाना, कोई बात नहीं, सब कुछ भूल जाना, मगर ये बात मत भूलना कि अंग्रेज, पहले क्या बात ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान नहीं होना। क्या बात याद रखनी है, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है इनके बीच लड़ाई लड़ा गया। इस लड़ाई को हम किस नाम से जानते हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से। तो पूछेगा कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है। तो वैसे ही ऑप्शन देगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, या फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के बीच, या अंग्रेज और मैसूर के बीच, ठीक है, या फिर अंग्रेज और मराठों के बीच। तो ऐसे देगा, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ये एक बात। दूसरी बात ये कि कर्नाटक का ये जो युद्ध था, ठीक है, ये खत्म कब हुआ और कौन विजयी रहा इस कर्नाटक युद्ध में। तो कर्नाटक युद्ध में विजयी रहा कौन, ब्रिटेन, ठीक है। तो एक लड़ाई होगी फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसका नाम क्या होगा, वांडी वास का युद्ध। तो वांडीवास के युद्ध में क्या होगा, पराजित कर देगा, ठीक है, कौन, अंग्रेज, किसको, फ्रांसीसियों को। और इसी पराजय के बाद से फ्रांस का, ठीक है, भारत से प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा, और वो ब्रिटिश सरकार जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो उसके नियंत्रण में लगभग आ जाएगी। अब अपनी मनमानी कोई जो है फ्रांसीसी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात बच्चों ध्यान में रखना है, ये पॉइंट देखो यहाँ पे है। 1760 को 22 जनवरी 1760 को 1760 को वांडीवास, वांडीवास यहाँ ऐसे लिखना है, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, आयरकुट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करेगा, लाली, ठीक ना, नाम होना चाहिए, ठीक है, कैप्टन लॉली, ठीक ना। तो कैप्टन लाली जो है ये नेतृत्व कर रहा था फ्रांसीसी सेना का, जिसमें क्या होगा, फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो जाए। और इसके बाद से क्या होगा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1763 में पेरिस की संधि संपन्न होगी, ठीक ना, पेरिस की संधि, और ये कर्नाटक युद्ध क्या होगा, समाप्त, ठीक है। तो ये पेरिस की संधि देखो बच्चों, विश्व की जब हम स्थिति देखेंगे, ठीक ना, विश्व इतिहास को अगर हम देखें, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जब यूरोप में लड़ाई होती थी ना, तो भारत में भी लड़ाई शुरू हो जाता था, स्थिति कुछ ऐसी थी। और वहां जब संधि हो जाती थी तो भारत में भी संधि हो जाती थी। तो वांडीवास की लड़ाई में पराजित हो गए थे, ठीक है। और फिर क्या होगा, पेरिस की संधि होगी, ठीक है, पेरिस में यानी फ्रांस में, और ये लड़ाई खत्म, ठीक है। चलो इतना बस बच्चों ध्यान रखना। डेनमार्क, तो डेनमार्क से हम लोग को बहुत कुछ विशेष नहीं मिलेगा। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। डेनो ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रेंकोबार, ट्रेंकोबार कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, स्थापित किया। जबकि श्रीरामपुर, ठीक ना, बंगाल में है श्रीरामपुर, यह ये डेनो का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। तो डेनो का मुख्य ध्यान जो है वो कहाँ था, वो इंडोनेशिया, यानी कि मसाला जो है वहाँ पे इन सबों का ध्यान जो है ज़्यादा था, ठीक ना, मसालों पे ध्यान डेनो का ज़्यादा था। तो ये इंडिया में बहुत कुछ करते नहीं है, और अंग्रेजों का जब वर्चस्व स्थापित हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, देखते हैं, अंग्रेजों का प्रभाव अब ज़्यादा हो चुका है, तो ये अंग्रेजों को अपनी सारी फैक्ट्री बेच के यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो भारत का, ठीक है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ जाएगा अभी आगे चल के, ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में। हाँ, यूरोपियों को ये क्या किए हैं, ये पराजित कर दिए हैं। दूसरी तरफ लड़ाई तो लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया में भी लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना बच्चों।
एक तरफ जो है अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों तो लड़ ही रहे हैं, और फिर भारत में एक जो राजा हैं उनसे भी इनकी लड़ाई हो रही है, मराठों से भी लड़ रहे हैं ये, हैदर अली टीपू सुल्तान से भी लड़ रहे हैं, ठीक है, और ये फ्रांसीसी जो हैं, ठीक है, पेशवा, ठीक ना, पेशवा यानी कि मराठा, ठीक, इनसे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई इन सबों की चल रही है, ठीक ना। तो इन सब को धीरे धीरे ये हराते जाएंगे, सबको धीरे धीरे हराते जाएंगे। तो अब उन सारी लड़ाइयों का, हैदर अली अंग्रेजों के बीच लड़ाई, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच लड़ाई, इतना बच्चों हम लोगों को नहीं देखना, ठीक ना, इतना नहीं देखना, ठीक है। चलो कैसे कैसे क्या हुआ वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, ठीक है, ठीक है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है। अब देखो क्या है कि हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ये सब आपस में लड़े, और इन लोगों ने भारत के लोगों से भी लड़ाइयाँ की। अंतिम में सफल कौन होगा? ब्रिटेन, ठीक ना। ब्रिटिशर्स जो है ये क्या होता है बच्चों, ये अंत में सफल होते हैं, ठीक ना, ये अंत में क्या होगा, सफल होंगे। अच्छा, तो अब इसमें देखें बच्चों हम लोग, अब इसमें देखें बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खान, ना, मुर्शिद कुली खान तथा उसके उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान के समय बंगाल क्या होता है, ये काफी संपन्न हो जाता है, और इसे 18वीं सदी का भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, ठीक ना, 18वीं सदी का भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ये जो अलवर्दी खां है बच्चों, ये मुगल बादशाह से बंगाल को क्या करता है, स्वतंत्र करा लेगा, बंगाल को स्वतंत्र करा लेगा, और स्वतंत्र बंगाल राज्य की ये क्या करेगा, ये कर देता है बच्चों स्थापना, ठीक ना, स्वतंत्र बंगाल राज्य का ये क्या करेगा, स्थापना कर देगा, ठीक। तो अब इसका शासन चलता रहेगा। तो इसके बाद इस अलवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, बेटा नहीं था। अब इसकी जो है 3 बेटियां थी, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसी बड़ी बेटी का बेटा था नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। तो अभी नवाब शब्द यूज नहीं करेंगे, नाम क्या था, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इसको क्या करेगा, बना देगा बंगाल का नवाब, कौन, अलवर्दी खां, ठीक ना, अलवर्दी खां का क्या करेगा, बंगाल का बना देगा इसको नवाब। अब ये बन गया बंगाल का नवाब, ठीक। तो अब ये एक तो कम उम्र का है, और बहुत जल्दी जो है ये क्रोधित हो जाता था, ठीक है, क्रोधित हो जाता था। तो अब देखो होगा क्या, अब नींव तैयार होगी किसकी, अब नींव तैयार होगा बच्चों प्लासी के युद्ध का। और जो प्लासी का युद्ध होगा, इस प्लासी का ये युद्ध ने क्या कमाल किया कि भारत की तस्वीर को अब ये बदलेगा, ठीक है, और उसके बाद बक्सर तो एकदम चेंज कर देगा। कैसे होगा समझते हैं इसको। नवाब सिराजुद्दौला जो है, ठीक है, ये अलवर्दी खां के बाद उसका नाती, ठीक ना, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा 10 अप्रैल 1756 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ रीजन रहेंगे प्लासी के युद्ध का, ठीक ना। तो यहाँ हम बात करें प्लासी के युद्ध का कारण, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध का कारण क्या रहा, ठीक है, तो प्लासी के युद्ध का कारण क्या रहा, तो प्लासी के युद्ध का यहाँ पे नींव जो है ये तैयार हो रहा है, ठीक। तो अब देखो प्लासी के युद्ध का कारण ये रहेगा कि जो मुगल बादशाह दिया हुआ था दस्तक, ठीक है, उस दस्तक का बंगाल में क्या कर रहे थे, अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे, ठीक है, दुरुपयोग कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि कासिम बाजार में फैक्ट्री थी, ठीक है, कासिम बाजार में एक फैक्ट्री थी। तो उस कासिम बाजार के फैक्ट्री का निरीक्षण करना चाह रहा था कि भाई तुम लोग इस कासिम बाजार फैक्ट्री में क्या क्या करते हो, हमको दिखाओ, हमको बताओ। तो ये ऐसा चाहता था, परंतु होगा क्या, परंतु होगा ये कि कासिम बाजार के फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति अंग्रेज जो है नहीं देंगे। इससे भी क्रोधित होता है सिराजुद्दौला। और जब भी कोई नवाब चेंज होता था तो एक सामान्य परंपरा होती थी कि नया नवाब आया है तो अंग्रेज मिठाई उठाई लेके
ठीक है, उसके पास से पैसे वैसे लेके, उपहार लेके पहुंचते थे और सम्मानित करते थे। ठीक है, सम्मानित करते थे किसको? नवाब को। ठीक, मगर मगर अंग्रेज इन सारी परंपराओं का कोई पालन नहीं किया। तो जो दस्तक था उसका दुरुपयोग किए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी बात से थी, दस्तक के दुरुपयोग से नुकसान हो रहा था किसको? अंग्रेजों को। अच्छा, अब ये है क्या? बताया था मैंने, कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र। ठीक ना, कर मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र। अब ये अंग्रेज क्या करते थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, ये अपना व्यापार तो कर ही रहे हैं, साथ में जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं ना, ये निजी स्तर पे भी अपने लिए व्यापार करते थे। बात ऐसे, इस बात को बच्चों ऐसे समझो कि एक दुकान है, तो दुकान से एक बाइक मिली। ठीक है, एक बाइक मिली या एक्टिवा मिला, मालिक ने तेल भरा के दिया कि भाई ठीक है जाओ और व्यापार सामान लेके आ जाओ। तो अब वो सामान लेने गया, तब उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, वो अपने लिए भी सामान खरीद ले रहा है। ठीक है, अपने लिए भी सामान खरीद ले रहा है, और खरीद के वो क्या किया, अपने लिए भी रख लिया। ठीक, तो ऐसी ही स्थिति वहां पे थी कि कंपनी के लोग कंपनी के लिए तो व्यापार कर ही रहे थे, तो जब व्यापार कर रहे थे तो दस्तक मिला था, तो टैक्स नहीं लग रहा था। परंतु ये अंग्रेज के जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, ये क्या कर रहे थे, ये अपना पर्सनल व्यापार भी कर रहे थे। तो इससे अब ये लोग अगर व्यापार करें, मान लो सामान लेके गया तो सीमा शुल्क लगा, तो सीमा शुल्क है, तो मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान जा रहा है तो सीमा शुल्क नहीं दिए, तो बात समझ में आई। मगर तुम अपने लिए व्यक्तिगत रूप से लेके जा रहे हो, उसका भी नहीं मिल रहा है, तो नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, दूसरा नुकसान किस तरह से? दूसरा नुकसान इस तरह से कि अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज ये क्या करेंगे, दस्तक को दे देते हैं भारतीयों को। भारतीयों को जबकि दस्तक नहीं प्राप्त था, यानी कि जिस सीमा शुल्क से, ठीक है, मुक्ति मिली हुई थी अंग्रेजों को, भारतीयों को मुक्ति नहीं मिली थी। यही सब बच्चों राजतंत्र का दोष होता है। ठीक है, तो भारतीय क्या होता था, भारतीय जो है ये टैक्स देते थे, तो अंग्रेज कहते थे ये मेरा ले जाओ अनुमति पत्र, दिखा देना, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, तो अब क्या था, दिखाते थे तो टैक्स नहीं लगता था। ठीक, मगर अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारतीय जाएंगे, मान लो 400 रुपये टैक्स लगा, अंग्रेज कहते थे 200 हमको दे देना, 200 तुम्हारा बच गया। भारतीयों का भी फायदा, अंग्रेजों का भी फायदा। यार कम से कम 200 ही ठीक, मगर बचा तो इससे, मगर अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? बंगाल के नवाब को। तो सिराजुद्दौला इसी बात से क्रोधित था, और क्रोधित होकर ये क्या करेगा, ये जाएगा जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम रहता है ना, उसी पे ये क्या करेगा, कर देगा आक्रमण। ठीक है, आक्रमण। ठीक, आक्रमण करके कई लोगों को बना लेगा बंदी, और कासिम बाजार जो है वहां भी आक्रमण कर लेगा। ठीक है, आक्रमण कर लेगा, उसको अपने अधीन कर लेता है, और कई लोग को बना लेगा बंदी। और बंदी बनाने के बाद ये क्या करता है, 18x14 के एक घुटन युक्त कमरे में, जिसमें कोई विंडो वगैरह नहीं थी, केवल एक डोर था, उसी में क्या करता है, ये उन लोगों को बंद कर देगा। ठीक है, बंद कर देगा। करीब करीब 143 लोग रहते हैं, उनको बंद कर देता है। अगले दिन जब दरवाजा खुलता है तो केवल बचते जिंदा कितने हैं, 22 लोग। ठीक है, बाकी सभी के सभी क्या होता है, मारे जाते हैं। अब इस बात की खबर जब लगेगी, दक्षिण में था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, तो ये सुन के क्रोधित हो जाता, और क्रोधित होके ये निकलेगा कहाँ, ठीक है, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम को ये क्या करता है, फोर्ट विलियम को ये छुड़ा लेगा। ठीक ना, और कासिम बाजार जो है उसको भी छुड़ा लेता है। ठीक ना, इनके जो है अत्याधुनिक हथियार थे, तो इन लोगों ने क्या किया, उसको छुड़ा लिया। और इसके बाद से, छुड़ा लेने के बाद से फिर क्या होगा, अंग्रेजों के बीच और नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक संधि होगी, जिसका नाम क्या होगा, अलीगढ़ की संधि। ये अलीगढ़ में, अलीनगर की संधि, अलीगढ़ नाम था, अलीनगर की संधि। और इस अलीनगर की संधि में क्या होगा, अंग्रेज कहेंगे जो जो सुविधाएं हमको प्राप्त थी बंगाल में, दस्तक का उपयोग वगैरह, ये कासिम बाजार का फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं करने देना है तुमको। ठीक है, ये सारी बात तुम मानो। तो मजबूरी में सिराजुद्दौला को ये बात माननी पड़ती है संधि स्वरूप। तो क्वेश्चन बन गया कि अलीनगर की संधि किसकी किसके बीच हुई। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला। मगर अब रॉबर्ट क्लाइव इस बात को ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, गद्दी से हटाना ही है सिराजुद्दौला को। ठीक, तो अब ये षड्यंत्र शुरू कर देगा,
और इसी का, ठीक है, हालांकि दरबार में इसके पहले से षड्यंत्र हो रहे थे। मीर जाफर जो सेनापति था वो भी षड्यंत्र में था, राय दुर्लभ, जगत सेठ, उसकी मौसी घसीटी बेगम, सब लोग इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो इस बात का खबर जब लगता है रॉबर्ट क्लाइव को, तो ये पहली बार भारत में फूट डालो और राज करो की नीति जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा, ठीक ना। ये अब क्या करेगा, उसको लागू करेगा, और लागू करके मीर जाफर को क्या करता है, ये अपनी तरफ मिला लेता है और सिराजुद्दौला से कहता है कि तुमने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है, ठीक है। अब सिराजुद्दौला कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मगर जबरदस्ती अंग्रेज बोलते हैं कि नहीं, तुमने उल्लंघन अलीनगर की संधि की शर्तों का किया है, ठीक है। तो अब जो है तुमको हमसे युद्ध लड़ना होगा। तो अब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। अंग्रेज मीर जाफर को अपनी तरफ मिला ही चुके थे। तो होगा क्या कि जब लड़ी जाएगी लड़ाई, ठीक है, लड़ी जाएगी लड़ाई 57 में प्लासी की, तो उस वो एक औपचारिकता मात्र थी। अंग्रेज पहले से एक तरह से इस युद्ध को जीत चुके, क्योंकि मीर जाफर जो है ये गद्दार मिल चुका था किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, ठीक। तो हम इन सारी बातों को जरा देखें बच्चों। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हम देखें तो ब्लैक होल की घटना यहाँ दिख रही है। तो ये क्या है ब्लैक होल की घटना, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है बच्चों, कालकोठरी की घटना। तो वही मैंने बताया जब कि आक्रमण करेगा सिराजुद्दौला और बना लाता है बंदी, ठीक है, 143 लोगों को, और अगले दिन जो है बचते हैं कितना जिंदा, ठीक है, 22 लोग, ठीक है। तो वही जो घटना है उसी घटना को कहते हैं काल कोठरी की त्रासदी, ठीक है, या ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हम लोग इन बातों को देखें अगर, तो 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर, यहाँ होगा फोर्ट विलियम पर कब्जा कब्जा करने के बाद सिराजुद्दौला ने 146, ठीक है, 143 बोल रहा था, 143 बोल रहा था, 146 है, 146 अंग्रेजों को क्या किया, बंदी बना लिया और इन्हें 14/18 के घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया। कहीं से विंडो वगैरह नहीं था, वेंटिलेशन वगैरह बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और अगले दिन जो है कितने जिंदा बचे, 21, मगर ये डेटा बच्चों 21 नहीं, मेरा डेटा सही है 22, ठीक ना, 22 जो है व्यक्ति जो है ये क्या हुआ, जिंदा बचे। इसी घटना को अंग्रेज इतिहासकारों ने काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा है, ठीक ना। अब ये काल कोठरी का जो त्रासदी है इसका जिक्र कौन किया, हालवेल, ठीक ना। हालवेल कौन, ये जो 146 लोग बंदी बनाए गए ना, उसी 146 में हालवेल भी सम्मिलित था बच्चों, समझे, ये भी था। तो 22 जो जिंदा बचे ना, उस 22 में एक हालवेल था। यही सारी घटना का वर्णन करता है, ठीक। आगे देखिए, रॉबर्ट क्लाइव अब क्या बताया था ना कि आक्रमण करके फिर इसको अपने अधीन कर लेगा, कासिम बाजार फोर्ट विलियम को स्वतंत्र करा लेता है और सिराजुद्दौला के साथ 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि करेगा, अलीनगर की संधि। तो ये ध्यान रखना, अलीनगर की संधि दो लोग के बीच, ठीक है, दो लोग के बीच, क्लाइव और सिराजुद्दौला, है ना, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक, अब देखो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुआ, ये तारीख याद रखनी है। मैंने बता रखा है कि हर वो तारीख जिससे कुछ बड़ा परिवर्तन आए याद रखना है। तो 23 जून 1757, ठीक ना। तो प्लासी बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। चलो ये बात ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हुआ, पराजित हुआ, और मीर जाफर का बेटा जो है मीरन, इसके द्वारा क्या होगा, ये मारा जाएगा, ठीक है, मारा जाएगा। अब यहाँ पे एक कथन है यदुनाथ सरकार का, इन्होंने कहा है कि भारत के मध्यकालीन युग का अंत हो गया। इस प्लासी के युद्ध के बाद भारत के मध्यकालीन भारत का अंत हो गया और आधुनिक भारत के युग का शुभारंभ, ठीक ना। ये लाइन बच्चों याद रखना है, ठीक। दूसरी बात, जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो प्लासी की लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। और अंग्रेजों ने इसी युद्ध में पहली बार फूट डालो राज करो की नीति लागू किया, ठीक है।
अब क्या होगा, अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाया हुआ था, तो मीर जाफर को मिलाया किस बेस पे, कहा कि अगर हम लड़ाई जीतें, गद्दी से अगर हटाएं हम सिराजुद्दौला को, तो हम बंगाल का नवाब क्या करेंगे, तुमको बना देंगे। अब इस बात से प्रसन्न हो जाता है कौन, सिराजुद्दौला, सॉरी मीर जाफर प्रसन्न हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे बना दिया जाएगा बंगाल का नवाब। तो और यही ये होता भी है, सच है। अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। ठीक, अब क्यों बनाया, अपने फायदे के लिए। अभी देखो बच्चों, भारतीय परिस्थितियों की समझ, यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं, इसकी समझ अंग्रेजों को अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक ना, अंग्रेजों को अभी इसकी समझ क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, अंग्रेजों का जो मेन मोटो है, ज्यादा से ज्यादा भारत का धन, ठीक है, ब्रिटेन पहुंचाना। ठीक है, मेन मोटो क्या है, भारत से ज्यादा लाभ प्राप्त करना, धन पहुंचाना, अभी इस शब्द का यूज करना ठीक नहीं होगा, ज्यादा लाभ प्राप्त करना। वो बेवजह के किसी झगड़े में उलझ के, बेवजह के किसी झगड़े में उलझ के अपना समय बर्बाद करना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, इस वजह से क्या किया, कठपुतली सरकार स्थापित करेंगे मीर जाफर के रूप। बात क्लियर। ठीक है, तो अब इसीलिए देखो, मीर जाफर को कहा जाता है कि मीर जाफर एक ऐसी थैली है जिसमें जब जब हाथ डालो तो लाखों करोड़ों का क्या होगा, सोना मिलेगा। तो ये क्या है, ये अंग्रेजों को क्या करता था, बड़े पैमाने पर धन देता था, और धन देते देते ये परेशान हो गया, और एटलीस्ट इसको अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में बंगाल की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और जब मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छूटेगा, तो मीर कासिम के कुछ हरकतों के कारण लड़ाई होगा, जिसका नाम क्या होगा, बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध। ठीक, अक्टूबर 1764। ठीक है, तो उसको देखा जाएगा। अब इसमें देखें बातों को, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक, मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। ठीक है, ये बात पूछेगा बच्चों, ठीक ना, पूछेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक ना, अब आ गया मीर कासिम। अब मीर कासिम का मैटर क्या है, मीर कासिम का मैटर ये है बच्चों कि मीर जाफर पैसा दे दे के परेशान हो गया था। ठीक ना, परेशान हो गया था। याद करो, संविधान में मैं पढ़ा चुका पॉलिटी में तुम लोगों को, रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका डिटेल मैंने दिया था। तो अब क्या होगा, अब मीर कासिम आ जाएगा बंगाल के नवाब के पद पे। क्यों, क्योंकि मीर जाफर पैसा दे दे के परेशान हो चुका था, और साम्राज्य में जो सोने चांदी के बर्तन थे उसके, ठीक ना, वो भी क्या हुआ, वो भी उसको बेचने पड़ गए, बेच के देना पड़ा पैसा, स्थिति इतनी खराब हो गई। ठीक है, तब कहा कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तब फिर गद्दी छोड़ो। तब मजबूरी में इसको गद्दी छोड़नी पड़ती है, और इसी का दामाद है मीर कासिम, ये बन जाएगा, ठीक है, बंगाल का नवाब। ठीक ना, अब ये बन जाएगा बंगाल का नवाब। ठीक, तो बंगाल का नवाब जब ये बनेगा, तो देखो, ये मीर जाफर की तरह अयोग्य नहीं था। ठीक ना, मीर जाफर की तरह अयोग्य नहीं था। ये क्या किया, ये पैसा देने से, ठीक है, साफ साफ क्या करेगा, मना कर देगा। एक दो बार देगा, उसके बाद पैसा देने से ये क्या करता है, मना कर देता है। अब मना कर देगा, ठीक है, तो इससे अंग्रेज क्या होगा, अंग्रेज क्रोधित होंगे, कहेंगे ठीक है तब तुम गद्दी छोड़ो। ठीक है, अब कहेंगे गद्दी छोड़ो, तो ये क्या होगा, गद्दी छोड़ेगा नहीं। समझ ना, ये गद्दी छोड़ेगा नहीं, कहता नहीं गद्दी नहीं छोड़ेंगे। तब क्या होगा, तब इन ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सिराजुद्दौला, सॉरी मीर कासिम जो है, ठीक है, अब इनके बीच जो है कुछ युद्ध लड़े जाएंगे। वो बड़े फेमस युद्ध नहीं है, ठीक ना, वो बड़े फेमस युद्ध नहीं है। ठीक है, तो चार लड़ाई लड़े जाएंगे। ठीक है, चार लड़ाई, जिसमें एक लड़ाई थोड़ा फेमस है, जिसका नाम क्या है, उदय उदय नाल, उदय नाल का युद्ध। ठीक ना, अब यही अंतिम लड़ाई होगी चार लड़ाई में, और इसी लड़ाई के बाद क्या होगा, मीर जाफर क्या करता है, अपना बंगाल क्षेत्र छोड़ के कहाँ भाग जाता है, भाग जाता है अवध में, अवध। ठीक, तो अवध का नवाब कौन है, शब्दों को ध्यान रखना बच्चों, अवध का नवाब है, अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब है। सिराजुद्दौला अलग व्यक्ति है, ये मारा जा चुका है। ठीक ना, ये मारा जा चुका है, ध्यान रखना, मीरन के हाथों, मीर जाफर का बेटा। ठीक है,
तो शुजाउद्दौला अब ये वहां पहुंचता है तो संयोगवश वहां पे बैठा रहता है अवध में ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो अब शाह आलम द्वितीय से बात करेगा और बात करने के बाद ये त्रिगुट जो है यानी कि 3 लोगों का गुट बनेगा और ये मिल के लड़ेंगे किससे, मिल के लड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में नहीं था, उसको बुला लिया गया था ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन बुला लिया गया। तो यहाँ पे जब लड़ाई होगी तो ये लड़ाई होगा बक्सर नामक स्थान पे, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा, बक्सर का युद्ध। कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। तो बक्सर का लड़ाई हुआ और इस बक्सर में क्या होगा, ये तीनों लोगों की सेना एक साथ हेक्टर मुनरो से क्या होगी, पराजित हो जाएगी। और कहा जाता है यहीं से भारत के काले दिन की शुरुआत होती है। ठीक है, काले दिन की शुरुआत। और फिर क्या होगा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इसके साथ एक संधि होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि। और एक संधि जो होगा वो अवध का नवाब शुजाउद्दौला जो है उससे होगा, उस संधि को भी क्या बोलेंगे, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि फर्स्ट और इलाहाबाद की संधि सेकेंड। ठीक है, तो अब देखें जरा, 22 अक्टूबर 1764 को कंपनी और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला। देखो ये सिराजुद्दौला यहाँ लिखा है बच्चों, शुजाउद्दौला, ठीक ना। शुजाउद्दौला के बीच ठीक है लड़ाई होगा जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन करेगा, हेक्टर मुंडो। ठीक है, हेक्टर मुंडो। ठीक, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रहती है। ठीक है हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, ठीक ना, यहाँ ध्यान रखना कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो है इससे इलाहाबाद की क्या होगी, प्रथम संधि, और शुजाउद्दौला जो है इससे इलाहाबाद की द्वितीय संधि होगी। मैटर आएगा, अच्छा संधि हुआ किसके किसके बीच, तो फर्स्ट जो इलाहाबाद की संधि है वो किससे हुआ, वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। कहोगे सर ये अब कहाँ से आ गया, तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन गया था मगर फिर क्या हुआ, वो भारत आ गया, भारत उसको भेजा गया। क्यों, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों की एक अच्छी समझ जो किसी के पास थी तो वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया, भेजा इसको, रॉबर्ट क्लाइव को, कि जाओ और यहाँ पे संधि जो है तुम करो। तो रॉबर्ट क्लाइव आएगा और इन दोनों लोग के साथ संधि करेगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलो क्लियर। ठीक, तो यहाँ तक की बात हो गई। अब ये संधि करने के बाद से बच्चों क्या होगा, ठीक, अब अंग्रेज के हाथ में पूरा बंगाल आ गया और बक्सर की जब लड़ाई होगी तो बक्सर की लड़ाई में बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो भी आ जाएगा। अब इन्हीं तीन राज्यों के धन की बदौलत अंग्रेज क्या करेंगे, अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत को 1856 तक अपनी गिरफ्त में ले। ठीक है, अब इस बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, ठीक ना, निजाम का भी रोल देखने को मिलेगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ठीक है, पेशवा जो है मराठा, ठीक ना, मराठा उनका, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक है, ये सारे मैटर हैं, समझ रहे हो ना। तो इन ये जो लड़ाइयाँ हैं बच्चों, इन लड़ाइयों से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना 1% केवल है, समझ रहे हो ना, 1%। मैं सारी बात एकदम इसलिए क्लियर कट बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना, मैं वरना मैं जो जिक्र ही नहीं करता, जो बात है एकदम ओपन बात है बच्चों, 1%। ठीक है, तो आप, मैं क्यों बता रहा हूँ कि लगे कि सर जो है इन बातों को नहीं बताए हैं, तो लाओ हम खुद जाके पढ़ें, जाके एनर्जी वहाँ लॉस मत करना अपनी। ठीक ना, जो मैं यहाँ पे पीपीटी बनाया हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक, अब अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेंगे, तो अब देखो अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, अब प्रभाव में क्या, देखो अंग्रेज क्या करेंगे, कुछ भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है, लागू करेंगे। और एक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके समय क्या होगा, परमानेंट सेटलमेंट होगा, अस्थाई बंदोबस्त या स्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, इसकी शुरुआत होगी। ठीक है,
और ये कहाँ लागू होगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। क्या क्या बात याद रखोगे बच्चों? बस देखो याद क्या रखना, ये भू राजस्व नीतियां हैं 3। ठीक है, 3 भू राजस्व नीतियां हैं। ठीक, तो ये जो है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये है अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त। ठीक ना, तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक ना, किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और भारत के कुल कितने % क्षेत्र पर लागू हुआ? 19% पर। बस बच्चों इतना याद रखो। ठीक है, और इसका डिटेल नहीं समझना है। ठीक है, कि सर ये था क्या? ठीक, रैयत, रैयत मतलब किसान। ठीक ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई दूसरी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। बस ये ध्यान रखना है, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो जो हैं, इनको रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या माना जाता है? ठीक है, जन्मदाता। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, ये कहाँ लागू हुआ सबसे पहले? तो 1792 में तमिलनाडु के 12 महल जिले में। ठीक है, 12 महल जिले में। और बाद में क्या हुआ? असम और बंगाल के क्षेत्र में भी, बम्बई क्षेत्र में लागू कर दिया गया। ये कितना % हिस्सा था? 51% हिस्सा। 51% हिस्सा। ठीक है बच्चों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो है, इसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान देना है? अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के कितने % क्षेत्र पे लागू रहा? 19%। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। भारत के कितने % क्षेत्र पे लागू हुआ? 51%। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? ये पूछा हुआ प्रश्न। ठीक ना, तो तमिलनाडु के 12 महल जिले में। बस हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था, इसका जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। ये हाल लिखा हुआ हॉल्ट, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक ना, हॉल्ट मैकेंजी। और भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % हिस्से पे? 30% हिस्से पे लागू हुआ। बस इतना याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, चलो अब हम आगे देखें। अंग्रेजों का भारत में औद्योगिकरण। भारत में औद्योगिकरण, अब देखो अंग्रेज भारत को अपने अधीन कर चुके हैं। अब ये क्या क्या काम हमारे वहां कर रहे हैं, हम उसको अब देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की शुरुआत हुई, जिसमें सरकार को ऋण देना, रेल का निर्माण करना, सिंचाई परियोजना स्थापित करना, रबड़ और चाय पत्ती के बाग लगाना, कोयले की खान, जूट मिल। ठीक है, जहाज रानी, बैंकिंग आदि में निवेश करना। ठीक है, तो ये निवेश होगा। ठीक, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल का निर्माण शुरू किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाना और सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना। ठीक, भारत में, इसको याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से नहीं पूछेगा। भारत में रेल निर्माण के क्षेत्र में पहला प्रयास लॉर्ड डलहौजी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्वारा किया गया, जिससे इंडियन पेनिनसुला 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंबई से थाने के बीच क्या हुआ? प्रथम रेल चला। ठीक है, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक, 1854 में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। है ना, लॉर्ड कर्जन के समय में। सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1854 में बॉम्बे में कावस जी नाना भाई के प्रयास से स्थापित हुई। याद रखना है, टिक लगा देता हूं मैं। ठीक है, बंगाल के श्रीरामपुर के सिरसा नामक स्थान पर जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा भारत की प्रथम जूट मिल 1855 में स्थापित की गई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, भारतीय औद्योगिकरण की दिशा में टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी की स्थापना जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में किया। ठीक, याद रखना है। ठीक है, विलियम कैरे कैरे द्वारा भारत में पहला कागज मिल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सन नहीं याद रखना है। ठीक है, पहला क्या स्थापित किया जाएगा? कागज मिल। ठीक, दादा भाई नौरोजी, ये क्या है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम नेता। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? 20 रुपया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक ना, अब दादा भाई नौरोजी का ही है धन निष्कासन का सिद्धांत। नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर, जिसका शीर्षक था इंग्लैंड डेब्ट ऑफ इंडिया, को पढ़ते हुए पहली बार
धन के बहिर्गमन यानी निष्कासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन पूछ लिया, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने अपने अन्य लेखों में धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, और इसमें आरसी दत्त हैं, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ये अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहते हुए घाव की संज्ञा देते हैं किसको? धन निष्कासन के सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो तो ये बच्चों हमारा यहाँ तक का चैप्टर क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या देखेंगे? 1857 की क्रांति। ठीक है, चलो तो वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और जहां आप लोग को लगे कभी भी कि हाँ सर जो है ये बात आपको बतानी है, ये बात नहीं बताया आपने, ठीक है, तो हमसे पूछ लेना बच्चों। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं अभी। ठीक है, 1857 की क्रांति में। ठीक है बच्चों, चलो।